हेलो माय डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आप लोगों का एक बार पुनः स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल और हमारे संस्थान में। तो चलिए बिना लेट किए हुए हम लोग शुरू करते हैं आज का टॉपिक रिप्रोडक्शन, जिसको कहते हैं जनन। जीव जो है कैसे जनन करते हैं, जीव कैसे जनन करते हैं। कोई भी जीव वयस्क होने के बाद कैसे अपने जैसे संतान को उत्पन्न करते हैं, अपने जैसे संतान को उत्पन्न करते हैं। तो हम लोग एक एक करके देखेंगे, एक एक करके पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने जिक्र किया था इस टॉपिक का, और आज इस टॉपिक को क्या करना है, पढ़ना है। जय प्रक्रम में जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक हैं उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक में से एक टॉपिक ये भी है जनन। इसे हम लोग प्रजनन भी कहते हैं, और सामान्य भाषा में इसे संतान उत्पन्न करना, बच्चे पैदा करना कहते हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं। चलिए हम लोग शुरू करते हैं, बिना लेट किए हुए हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। तो जीव जनन कैसे करते हैं। तो जनन एक प्रक्रिया है जिसमें कोई भी वयस्क जीव अपने ही जैसा संतान को उत्पन्न करता है, अपने ही जैसा बच्चा पैदा करता है, और अपनी जनसंख्या को इस पृथ्वी पे क्या करता है, कंटिन्यू रखता है, बरकरार रखता है, और अपना जीवन जो है बनाए हुए रखता है। अगर कोई जीव संतान उत्पन्न नहीं करेगा तो उसकी जो प्रजाति है आने वाला कुछ साल में खतरे में पड़ेगी, और वो क्या होगा, विलुप्त हो जाएगा। सारे के सारे जो है मरने के बाद वो पूरी प्रजाति क्या होगी, खत्म हो जाएगी। तो अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए भी जीव क्या करता है, जनन करता है। तो हम लोग चलिए देखते हैं। मूल संकल्पना एक प्रवाह चार्ट, एक फ्लो चार्ट के द्वारा जो है पूरे के पूरे जनन को जो है यहाँ क्या किया गया है, बताया गया है। यहाँ क्या किया गया है, बताया गया है। तो हम लोग एक एक करके देखेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। एक एक करके हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। मूल रूप से जनन के दो प्रकार होते हैं। जनन कितने प्रकार के होते हैं, तो जनन दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक को हम लोग क्या कहते हैं, अलैंगिक। क्या कहते हैं, अलैंगिक। अलैंगिक का मतलब है जिसमें लिंग का कोई भी भागीदारी नहीं होता है। एक सिंगल पेरेंट जो है बच्चा पैदा करने के लिए कैपेबल होता है, बच्चा जो है वो पैदा करता है। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग कहाँ पे, लैंगिक पे। किस पे, लैंगिक पे। यहाँ पे लिंग जो है पार्टिसिपेट करता है, जिसमें एक क्या होगा, मेल होगा, और दूसरा क्या होगा, फीमेल होगा। एक नर होगा और दूसरा जो है वो मादा होगी। इस तरह से पार्टिसिपेट करेगा। अभी जो ये चार्ट ऊपर आप देख रहे हैं, ये जो ऊपर का ये जो लाइन है, ये अलैंगिक जनन का प्रकार है। क्या है, अलैंगिक जनन का प्रकार है। अलैंगिक जनन में हम लोग विखंडन पढ़ते हैं। विखंडन का दो प्रकार होता है, द्विखंडन और बहुखंडन। फिर खंडन पढ़ते हैं। उसके बाद जो है तीसरे नंबर पे हम लोग क्या पढ़ते हैं, पुनर्जनन पढ़ते हैं। चौथे नंबर पे मुकुलन पढ़ते हैं, और पाँचवें नंबर पे कायिक प्रवर्धन पढ़ते हैं, और छठे नंबर पे बीजाणु जनन पढ़ते हैं। ये सभी के सभी क्या है, अलैंगिक जनन। जो जनन का जो पहला प्रकार है उसी का ये क्या है, प्रकार है। अलैंगिक जनन एक ही जनक जीव उत्पन्न करता है। अलैंगिक जनन में नर और मादा का कोई संकल्पना नहीं होता है। नर मादा नाम का कोई जो है बात नहीं होती है। एक सिंगल पेरेंट, मतलब एक ही जीव, वह ना तो नर होता है ना वो मादा होती है। बस एक जीव होता है जिसमें नर मादा का कोई संकल्पना नहीं है, लेकिन वो अपने जैसा संतान को उत्पन्न करता है, अपने जैसा बच्चा को उत्पन्न करता है। उसके ये मेथड हैं, विखंडन, खंडन, पुनर्जनन, मुकुलन, कायिक प्रवर्धन, बीजाणु जनन। ये अलैंगिक के प्रकार है। अलैंगिक के बाद आप आइएगा किस पे, लैंगिक पे। लैंगिक में क्या होता है, दो अलग अलग लिंग भाग लेते हैं, एक नर और दूसरा मादा। एक नर और दूसरा मादा, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान में रखना है। जनन अपने ही जैसे नए जीवों को जन्म देने की एक प्रक्रिया है। जनन क्या है, तो अपने ही जैसे जीवों को जन्म देने की एक प्रक्रिया है। जैसे और सारी प्रक्रिया है, पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, परिवहन, सेम उसी तरह से यह भी एक प्रक्रिया है।
अब चलिए आइए दूसरे नंबर पे। दूसरा नंबर हम लोगों का क्या है? तो दूसरा नंबर हम लोगों का है लैंगिक जनन। दो जीव, एक नर और एक मादा, नया जीव उत्पन्न करने का जो है क्या करता है? प्रक्रिया को संपन्न करता है। तब इसे हम लोग कहते हैं लैंगिक प्रजनन या लैंगिक जनन कहते हैं। और इस चैप्टर में लैंगिक जनन में खास करके हम लोग मानव के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? मानव के बारे में पढ़ेंगे और पौधा के बारे में पढ़ेंगे, जो पुष्पी फ्लावर है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप लोग जो है इसी तरह से बने रहिए और वीडियो को अच्छे से देखिए। उसके बाद जो है जिस दिन साइंस होगा उस दिन आप जो है कमाल का प्रदर्शन कीजिएगा अपने एग्ज़ाम में और अधिक से अधिक नंबर लाइएगा। तो चलिए, ये सब जो टॉपिक है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, फायर जैसा टॉपिक है, इसको आपको करना ही करना है। तो मानव में सबसे पहला जो है यहाँ ए अगर देखिएगा तो मानव में, और बी अगर देखिएगा तो प्लांट में, पौधा में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो पौधा में जो है दो प्रकार का पौधा होता है, एक पुष्पी पौधा होता है और एक अपुष्पी पौधा होता है। पुष्पी पौधा में जो है लैंगिक जनन होता है क्योंकि उसके दो भाग होते हैं, एक नर भाग होता है और एक मादा भाग होता है। ठीक है, तो नर भाग को हम लोग क्या कहते हैं? पुंकेसर कहते हैं और मादा भाग को स्त्री केसर कहते हैं। नर भाग में परागकण पाया जाता है और परागकण ये क्या होता है? तो ये एक तरह का जनन कोशिका होता है। क्या होता है? जनन कोशिका होता है। फिर इसमें निषेचन होता है और उसके बाद फल व बीज बनने की प्रक्रिया होती है। और ये परागन दो तरह का होता है, एक स्वपरागन होता है, दूसरा पर परागन होता है। तो जब आगे हम लोग पढ़ेंगे तब डिटेल्स में पढ़ेंगे। अभी ये चार्ट में देखिए क्या है। अब आ जाइए मानव में। तो मानव का भी दो रूप है, एक नर और दूसरा जो है वो मादा है। इस दोनों के अंदर पूरा का पूरा जनन तंत्र पाया जाता है। मानव जो है सभी जीवों में सबसे श्रेष्ठ जीव है। अपने अंग तंत्र संरचना के कारण मानव में प्रत्येक कार्य के लिए एक अंग है और उस कार्य को पूरे अच्छे से करने के लिए एक अंग तंत्र है। तो एक एक अंग तंत्र के माध्यम से मानव के अंदर क्या होता है? कार्य होता है। जैसे आपने श्वसन तंत्र देखा, पाचन तंत्र देखा, उत्सर्जन तंत्र देखा, परिसंचरण तंत्र देखा, उसके बाद कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए तंत्रिका तंत्र देखा। उसी तरह से मानव में जनन तंत्र होता है। क्या होता है? जनन तंत्र होता है। चलिए, तो नर जनन तंत्र अलग होता है और मादा जनन तंत्र अलग होता है। नर जनन तंत्र में हम लोग देखते हैं, क्या देखते हैं? तो विरिसन देखते हैं। क्या देखते हैं? विरिसन देखते हैं। और विरिसन में क्या होता है? शुक्राणु का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? शुक्राणु का निर्माण होता है, स्पर्म का निर्माण होता है। उसी तरह मादा जनन अंग में जो है ओवरी के अंदर अंडाणु का निर्माण होता है, अंड कोशिका का निर्माण होता है। फिर दोनों के मिलने से निषेचन होता है, युग्मनज होता है, भ्रूण का विकास होता है। और भ्रूण जो है 8 से 9 माह गर्भ के अंदर पलने के बाद जो है एक शिशु के रूप में विकसित होता है। फिर उस बच्चे का जन्म होता है। और दूसरा कंडीशन है अगर निषेचन ना हो तब क्या होगा? और मादा में जो मासिक धर्म होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल या पीरियड्स कहते हैं। उन सब चीज़ों को भी हम लोग देखेंगे। तो चलिए, ये पाई चार्ट आपका यहाँ समाप्त होता है। ठीक है, ये फ्लो चार्ट आपका यहाँ समाप्त होता है। तो बिना देर किए हम लोग क्या करेंगे? आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा इस चीज़ में हम लोग क्या देखेंगे? ठीक है, गर्भ रोधन के प्रकार। ठीक है, गर्भ धारण करने से कैसे मानव जो है अपने आप को बचा सकता है महिलाओं में। ठीक है, गर्भ धारण ना हो जाए उससे कैसे वो बच सकती है। तो उसके कई मेथड होते हैं, उन मेथड को भी देखेंगे। जैसे यांत्रिक मेथड है, रासायनिक मेथड है, IUCD मेथड है, जिसमें मेडिकल मेथड भी है, जिसमें नर नसमद्दी और मादा में भी जो है ऑपरेशन के द्वारा जो है क्या किया जाता है, इस चीज़ को सॉल्व किया जाता है। तो उन सब चीज़ों को भी हम लोग देखेंगे एक एक करके। अब हम लोग अपने मूल टॉपिक पे आ जाते हैं और हम लोगों का मूल टॉपिक क्या है? तो जनन। कौन सा टॉपिक है? जनन। जनन से ही ये प्रक्रिया शुरू होगी। तो हम लोग आ जाते हैं जनन पे। किस पे? जनन पे। किस पे आ जाते हैं? जनन पे आ जाते हैं।
चलिए, दिख रहा होगा आप लोगों को। तो हम लोग जनन पे आते हैं, ठीक है। ठीक है, चलिए जनन पे आ जाते हैं। तो जनन क्या है? तो जनन एक प्रक्रिया है। जनन क्या है? एक प्रक्रिया है। जनन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सजीव अपने जैसे नए जीव उत्पन्न करते हैं, और यह पृथ्वी पर जीवन की निरंतरता, कंटिन्यूटी बनाए रखने के लिए आवश्यक है। अगर कोई जीव जनन नहीं करेगा तो उसकी जो अस्तित्व है, उसकी जो प्रजाति है, वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा और वो विलुप्त हो जाएगा। दूसरा, कोशिका के केंद्र में पाए जाने वाले गुणसूत्र के डीएनए, इसको डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं, न्यूक्लिक एसिड कहते हैं, कि अणुओं में आनुवांशिक गुण होते हैं। तो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक जो आनुवांशिक गुण पहुंचता है, आगे बढ़ता है, सतत चलते रहता है, ये जनन के द्वारा ही चलता है। नहीं तो ये डीएनए का ट्रांसफ़र भी क्या होगा? रुक जाएगा। और तीसरा, डीएनए प्रतिकृति बनना, डीएनए का फोटोकॉपी बनना तथा नई कोशिकाएं बनना, इससे कोशिकाओं में भिन्नता उत्पन्न होती है। और ये नई कोशिकाएं एक समान है परंतु समरूप नहीं है। और इनसे क्या होता है? दिन व दिन प्रकृति में, पृथ्वी पे जीवों का विकास होता है। एक समय था जब मानव आदि मानव के रूप में गुफाओं में अपना जीवन व्यतीत करता था, जंगलों में रहता था। धीरे धीरे मानव की बुद्धि जो है बढ़ती गई, उसमें विकास होता चला गया, और आज जो है आदि मानव से मानव जो है सुपर मानव बन गया है, सुपर ह्यूमन बीइंग बन गया है, साइंटिस्ट बन गया है, और इस दुनिया को, इस मानव सभ्यता को कहाँ से कहाँ लेके आ गया है। तो जनन के माध्यम से ही ये हो पाया है। अगर जनन नहीं होता तो प्रजाति गुफाओं में ही खत्म हो जाती, जंगल तक ही सीमित के रह जाती। क्योंकि जब वेरिएशन होगा तो नयापन आएगा, और नयापन आएगा तो नए नए चीज़ आएंगे। इस चीज़ का ध्यान रखना है। जनन इसके लिए भी आवश्यक है। चलिए, अब हम लोग जनन के कारण जो भिन्नताएं उत्पन्न होती है, जो वेरिएशन आता है, उस वेरिएशन को हम लोग एक बार देखते हैं। उस वेरिएशन को एक बार हम लोग पढ़ते हैं। तो किस तरह की भिन्नता आती है और इसका क्या महत्व है जीवों पे, मानव पे तो है ही है, ओवरऑल सभी जीवों पे क्या महत्व है, उस चीज़ को हम लोग देखते हैं। चलिए, तो विभिन्नता का महत्व, विभिन्नता का क्या महत्व है? तो लंबे समय तक प्रजाति की उत्तरजीविता बनाए रखने में उपयोगी होता है। अगर आप में वेरिएशन नहीं है तो आप प्रकृति से नहीं लड़ पाएंगे। प्रकृति में होने वाले प्राकृतिक घटनाओं से, नए नए चीज़ों से आप में रूबरू करने की शक्ति नहीं रहेगी, और आप विलुप्त हो जाएंगे, आप मर जाएंगे। और ऐसी कई प्रजातियां हैं इस पृथ्वी पे जो प्राचीन काल में थी और आज समाप्त हो गई है। क्यों? क्योंकि उसमें क्षमता नहीं था लड़ने का, उसमें ज़्यादा वेरिएशन नहीं था। जब आप डार्विन का सिद्धांत पढ़ेंगे, लेमार्क का सिद्धांत पढ़ेंगे, तब आपको ये चीज़ समझ में आएगा ये क्यों ज़रूरी है। तो अपना जीवन बनाए रखने के लिए ज़रूरी है कि जनन हो, और जनन से वेरिएशन हो, और वेरिएशन से हमेशा क्या हो? नवाचार हो, नए नए फीचर्स आए और जीव अपने आप को बनाए रखे। दूसरा है, जैव विकास का आधार भी क्या है? विभिन्नता ही है। ठीक है, जैव विकास का आधार भी विभिन्नता ही है। अगर वेरिएशन नहीं होगा, विभिन्नता नहीं होगी, तो जैव विकास नहीं हो पाएगा, जीवों का विकास नहीं हो पाएगा। चलिए, अब है प्रजनन या जनन के प्रकार। ये दो प्रकार के होते हैं। एक अलैंगिक, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? असेक्सुअल कहते हैं। क्या कहते हैं? असेक्सुअल कहते हैं। दूसरा लैंगिक, जिसे क्या कहते हैं? सेक्सुअल कहते हैं। क्या कहते हैं? सेक्सुअल कहते हैं। तो ये दो मुख्य प्रकार है। अब अलैंगिक को हम लोग पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे? अलैंगिक को पढ़ेंगे। अलैंगिक के क्या क्या फीचर्स होते हैं? अलैंगिक जनन क्यों ज़रूरी है? तो अलैंगिक जनन जो है सूक्ष्म जीवों में और निम्न प्रकार के जीवों में होता है। सूक्ष्म जीवों में और निम्न प्रकार के जीवों में होता है। पादप हो या जानवर हो, सूक्ष्म जीव में तो होता ही होता है। तो उस चीज़ को देखेंगे। अलैंगिक
प्रजनन या जनन, यह एकल जीव नए जीव उत्पन्न करता है। यहाँ एक ही जीव क्या करता है, संतान को उत्पन्न कर देता है, नए जीव को उत्पन्न कर देता है। युग्मक का निर्माण यहाँ नहीं होता है, यहाँ किसी भी प्रकार का जनन कोशिका नहीं होता है, यहाँ शुक्राणु अंडाणु का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि युग्मक ही नहीं होता है। तीसरा, नया जीव पैतृक जीव के समान और समरूप होते हैं। नया जीव हूबहू शारीरिक रूप से और जो अनुवांशिक है उसके रूप से हूबहू अपने पेरेंट के समान होते हैं, उसमें कोई भिन्नता नहीं होती है, अंतर नहीं होता है। सतत गुणन के लिए यह बहुत ही उपयोगी माध्यम है। अगर लगातार वृद्धि करना है, बहुत ही ज़्यादा नंबर्स में रिप्रोडक्शन करना है, तो आपको अलैंगिक जनन का सहारा लेना पड़ेगा। और सूक्ष्मजीव, निम्न श्रेणी के पादप, निम्न श्रेणी के जंतुओं में ये होता है और उसकी संख्या बरकरार रहती है। यह निम्न वर्ग के जीवों में अधिक पाया जाता है, क्योंकि इससे ही उसका काम चल जाता है। अब हम लोग आ जाते हैं कहाँ पे, लैंगिक जनन के महत्व पे, लैंगिक जनन के समरी पे। लैंगिक जनन क्या है, ये क्यों महत्वपूर्ण है, ये कहाँ होता है, तो चलिए अब हम लोग देखेंगे लैंगिक जनन। लैंगिक का मतलब होता है अलग अलग लिंग। तो मानव में लिंग के दो प्रकार हैं, एक नर और दूसरा मादा, ठीक है। और दोनों लिंगों के सहयोग से ये हो पाता है, इसीलिए इसे कहते हैं लैंगिक। दो एकल जीव, एक नर और एक मादा मिलकर एक नया जीव इसमें उत्पन्न करते हैं। इसमें नर युग्मक और मादा युग्मक बनता है। नर युग्मक को हम लोग शुक्राणु और मादा युग्मक को हम लोग अंडाणु कहते हैं। नया जीव अनुवांशिक रूप से पैतृक जीवों के समान होता है, परंतु समरूप नहीं होता है। समान दिखता है, मानव के समान ही दिखेगा, आँख कान मुंह रंग रूप, लेकिन उनके अंदर जो है प्रोग्रामिंग जो है, डीएनए कोडिंग जो है, जो जीन है वो बिल्कुल अलग है एक दूसरे से। इसलिए सभी इंसान का फिंगरप्रिंट, ठीक है, और आँख का जो ये आइरिस है, ये जीव के ऊपर जो प्लेटलेट्स का संरचना है, ये सब अलग है। हम लोग दिखते हैं इंसान के जैसे, क्योंकि प्रजाति सेम है, लेकिन काफ़ी भिन्नता है। चलिए, प्रजाति में भिन्नताएं उत्पन्न करने में सहायक होती है कौन, लैंगिक जनन। और यह उच्च वर्ग के जीवों में पाया जाता है। उच्च वर्ग के जीवों का मतलब है पादपों का जो उच्च वर्ग है और जंतुओं का जो उच्च वर्ग है, उसमें ये पाया जाता है, ठीक है। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, अलैंगिक जनन की विधियाँ। क्या पढ़ेंगे, अलैंगिक जनन की विधियाँ। अलैंगिक जनन की बहुत सारी विधियाँ होती है, जो हम लोग अभी चार्ट में देखें। अब थोड़ा सा जो है एक एक करके उसको देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला होता है विखंडन। विखंडन का मतलब होता है टूटना। क्या करना, टूटना। यहाँ पे कोई भी सूक्ष्म जीव, कोई भी निम्न स्तरीय जीव अपने शरीर को तोड़ के दो भागों में या दो से अधिक भागों में क्या करता है, बांटता है। और प्रत्येक बटा हुआ जो पार्ट है वो अपने आप में एक जीव के रूप में डेवलप होता है। इसे कहते हैं हम लोग विखंडन। अलैंगिक जनन का पहला प्रकार है विखंडन। इस प्रक्रम में एक कोशिका दो या दो से अधिक कोशिकाओं में विभाजित होती है और विभाजित होने के बाद नए जीव को उत्पन्न करती है, नए जीव का निर्माण करती है। तो इसका पहला प्रकार है क्या, इसका पहला प्रकार क्या है, तो इसका पहला प्रकार क्या है, इसका पहला प्रकार है द्विखंडन। क्या है, द्विखंडन। द्वि का मतलब होता है दो, द्वि का मतलब क्या होता है, दो, और खंडन का मतलब होता है भाग। तो एक कोशिका दो भाग में बटेगा और दो नए जीव को उत्पन्न करेगा। यहाँ देखिए ये अमीबा है, इसमें जो है थोड़ा सा बढ़ोतरी हुई और दोनों का केंद्र बटा, केंद्र बटने के बाद इसकी कोशिकाएं बटी और एक अमीबा यहाँ और दूसरा अमीबा यहाँ बन के तैयार हो गया। तो अमीबा में द्विखंडन होता है और द्विखंडन के द्वारा ही अमीबा क्या करता है, नए जीव उत्पन्न करता है। दूसरा उदाहरण है लेशमेनिया डोनोवानी का। किसका, लेशमेनिया डोनोवानी का। बच्चे ऑब्जेक्टिव में आएगा निम्नलिखित में से किसमें द्विखंडन होता है, तो अमीबा में। किसमें, अमीबा में द्विखंडन होता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। और ये सूक्ष्म जीव है,
अमीबा भी एक सूक्ष्म जीव है, ये भी एक सूक्ष्म जीव है, इसका नाम है लेशमेनिया। अब एक लेशमेनिया का जो शरीर है वो 2 भागों में बटेगा। देख लीजिए, ये एकदम एक केला का छिलका जैसे ऐसे बीच से फाड़ते हैं और 2 भाग में वो बंट जाता है। फाड़ने के बाद सेम उसी तरह से एक ये हो गया और एक ये हो गया। ये भी अपने कोशिका को 2 भागों में बांट के 2 नए लेशमेनिया जो है वो जीव उत्पन्न करता है। तो ये है द्विखंडन। विखंडन का ही प्रकार है एक बहुविखंडन। जब एक ही कोशिका 2 या 2 से अधिक कई भागों में अपने आप को विभक्त कर लेती है और उन सबों से एक एक जीव का निर्माण करती है, तब उस चीज़ को हम लोग कहते हैं बहुखंडन। क्या कहते हैं? बहुखंडन कहते हैं। जीव बहुत सारी कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। ये होता है किसमें? प्लाज्मोडियम में। किसमें? प्लाज्मोडियम में। मलेरिया जो है, मलेरिया प्लाज्मोडियम के कारण ही होता है। और प्लाज्मोडियम जब हमारे शरीर में इंजेक्ट होता है, प्रवेश होता है, तो बहुत ही तीव्र गति से अपने आप में इसी बहुखंडन के द्वारा विभाजित करके जनन करके तेज़ी से क्या करता है? अपने जैसा कई प्लाज्मोडियम को हमारे शरीर में फैलाता है और हम लोगों को तेज़ी से बीमार करता है। हम लोगों को तेज़ी से बीमार करता है। चलिए, और हम लोग इस चीज़ को कंटिन्यू रखते हैं बिना लेट किए। अब जो दूसरा प्रकार है अलैंगिक जनन का, वो है क्या? खंडन। वो क्या है? खंडन, टुकड़े में बंटना। इस प्रजनन विधि में सरल संरचना वाले बहुकोशिकीय जीव विकसित होकर छोटे छोटे टुकड़ों में, छोटे छोटे खंडों में बंटते हैं और बंटने के बाद ये वृद्धि करते हैं और पुनः नए जीव का निर्माण करते हैं। इसका स्टार एग्जाम्पल है एस्पैरोगैरा। एस्पैरोगैरा, एस्पैरोगैरा, एस्पैरोगैरा एक प्रकार का शैवाल है और इसमें ये पाया जाता है। ये सीढ़ी नुमा संरचना आप देखिए, ये एस्पैरोगैरा का है और बीच में ये जो है माइटोकॉन्ड्रिया के साथ जो है देख सकते हैं, ये जिगजैग स्ट्रक्चर है। ठीक है, और ये एच विशेष के जैसा दिखता है, एच के जैसा भी। अब ये क्या करेगा? ब्रोक करेगा, अपने आप को तोड़ेगा और 2 नए एस्पैरोगैरा का निर्माण कर लेगा। एक लंबी सीढ़ी जब टूटती है बीच से तो 2-3 सीढ़ियाँ जो है बन जाती है। सेम उसी तरह से ये होता है। ये ध्यान में रखिएगा। ऑब्जेक्टिव में ये आता है और सब्जेक्टिव में जब आपको कहेगा अलैंगिक जनन के विभिन्न विधियों का वर्णन करें, तब आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वहाँ पे 5 नंबर का क्वेश्चन ये आएगा। ये 10th में और 12th में दोनों में पूछा जाता है। तो 12th का एग्ज़ाम हो गया है, 10th वाले फोकस करेंगे, ध्यान देंगे। अब है पुनर्उद्भवन या पुनर्जनन। इस प्रक्रम में किसी कारणवश जब कोई जीव कुछ टुकड़ों में टूट जाता है, तब प्रत्येक टुकड़ा नए जीव में विकसित होते हैं। फिर से उस चीज़ का जनन होता है, फिर से नए जीव वहाँ उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है, तो चलिए, इसका उदाहरण है प्लेनेरिया और हाइड्रा। प्लेनेरिया और हाइड्रा। प्लेनेरिया का शरीर जब 2 हिस्सों में टूटेगा तो प्रत्येक हिस्सा फिर से एक नया जीव बन जाएगा। जैसे छिपकली का पूँछ टूटने के बाद क्या होता है? पुनः पूँछ आ जाता है। ठीक है, तो वो एक अलग गुण है। लेकिन छिपकली का अगर गर्दन टूट जाए, गर्दन कट जाए, तो नया गर्दन नहीं आएगा और छिपकली मरेगी। लेकिन यहाँ नहीं है। यहाँ ये प्लेनेरिया का देखिए, ये हिस्सा 1 है, ये हिस्सा 2 है और ये हिस्सा 3 है ना? ये 3 हिस्सा हो गया, 1, 2, 3। और प्रत्येक हिस्सा से एक नया प्लेनेरिया डेवलप हो गया। इसी को कहते हैं पुनर्जनन। क्या कहते हैं? पुनर्जनन। ये क्षमता होता है किसमें? अलैंगिक जीव में। हाइड्रा, ये हाइड्रा का ऊपर वाला पार्ट है, ये बीच वाला पार्ट है, ये नीचे वाला पार्ट है। लेकिन देखिए, सबसे एक एक हाइड्रा उत्पन्न हो गया, सबसे एक एक हाइड्रा उत्पन्न हो गया। तो ये है पुनर्जनन। तो प्लेनेरिया में और हाइड्रा में जो पाया जाता है वो क्या पाया जाता है? तो वो पुनर्जनन पाया जाता है, पुनर्उद्भवन पाया जाता है। इसको अपने दिमाग में, जहन में रखिए। अब हम लोगों को पढ़ना है मुकुलन। क्या पढ़ना है? मुकुलन। मुकुलन क्या है? तो मुकुलन के द्वारा हाइड्रा में भी होता है और ईस्ट में भी होता है। कई जीव में, कई सूक्ष्म जीव में एक साथ एक से अधिक लैंगिक जनन के प्रकार पाए जाते हैं। उसको देख के घबराना नहीं है। अब है मुकुलन।
इस प्रक्रम में जीव के शरीर में एक उभार उत्पन्न होता है जिसको मुकुल कहते हैं, और यह मुकुल आगे जब बढ़ता है तो विकसित होता है, तो जनक से अलग हो जाता है, जनक के शरीर से टूट के अलग होता है, विलगित हो जाता है। तब इस प्रक्रिया को कहते हैं मुकुलन। मुकुल के द्वारा जनन होना ही कहलाता है मुकुलन, इसे कहते हैं बडिंग। ये हेड्रा में होता है और ये ईस्ट में होता है, ईस्ट खमीर में। देख लीजिए, ये हेड्रा का शरीर है, ये हेड्रा का शरीर है और यहाँ थोड़ा सा मुकुल निकला है, और ये मुकुल देखिए कैसे डेवलप हो गए और ये हेड्रा का निर्माण कर लिया। जैसे ही हेड्रा बड़ा होगा यहाँ से टूटेगा, यहाँ से क्या होगा, टूटेगा और एक नया हेड्रा जो है बनेगा, एक नया हेड्रा जो है बनेगा, ठीक है। और नया हेड्रा बनने के बाद ये नया जीव बनेगा, और इसी चीज़ को हम लोग क्या कहेंगे, इसी चीज़ को हम लोग क्या कहेंगे, मुकुलन कहेंगे, ठीक है। तो हेड्रा में क्या पाया गया, मुकुलन पाया गया। हेड्रा के मुकुलन के बाद हम लोग आ जाते हैं कहाँ पे, बीजाणु जनन पे। किस पे, बीजाणु जनन पे। बीजाणु के द्वारा नए जीव का उत्पन्न होना ही कहलाता है बीजाणु जनन। क्या कहलाता है, बीजाणु जनन कहलाता है, ठीक है। बीजाणु जनन या बीजाणु संग कुछ जीव के तंतुओं के सिरे पर, तंतु का मतलब सिरा हो गया इस तरह से, ये लॉलीपॉप जैसा तंतु के ऊपर गिट्ठा रहेगा ऐसे गोल गोल, बीजाणु धानी बनती है और जिसमें बीजाणु बनते हैं, और बीजाणु गोल संरचनाएं होती है जो एक मोटी भित्ति से रक्षित होती है, प्रोटेक्ट होती है, घिरी हुई रहती है, और अनुकूल परिस्थिति मिलने पर ही ये क्या होता है, बीजाणु वृद्धि करता है, और वृद्धि करने के बाद फटता है, और फटने के बाद हवाओं में विसरित होकर ज़मीन पे गिर के नए जीव का निर्माण करता है, नए जीव को उत्पन्न करता है, नए जीव का निर्माण करता है, नए जीव को उत्पन्न करता है। ये देख लीजिए, ये राइजोइड्स एक तरह का जो है माइक्रो, देखिए प्लांट है, ठीक है। देखिए गौर से इस चीज़ को। अब यहाँ पे देखिए ये क्या है, ये एस्टोलन है, इस तरह का ये संरचना, और यहाँ से निकला हुआ है, देखिए ये फिल्टर के समान संरचना, ये लॉलीपॉप जैसा है, ये है बीजाणुधानी, और इसी के अंदर क्या बनेगा, बीजाणु बनेगा, और परिपक्व होने पर, परिस्थिति आने पे ये फटेगा, और फटने के बाद हवाओं में बिखरेगा, हवाओं में बिखर जाएगा, हवाओं में बिखर जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए ये क्या है, उसके बाद एक नया प्रकार है अलैंगिक जनन का, जिसे कहते हैं कायिक प्रवर्धन। क्या कहते हैं, कायिक प्रवर्धन कहते हैं। क्या कहते हैं, कायिक प्रवर्धन कहते हैं। कायिक प्रवर्धन क्या होता है, जब निम्न जंतुओं में शरीर के हिस्सों का टूट के, शरीर के हिस्सों का विलगित होकर शरीर के हिस्सों में एक विशेष प्रकार का संरचनात्मक चयन होके अलग तरह से उसमें सिस्टम से आके जब नए जीव उत्पन्न हो, तब उसे कहते हैं कायिक प्रवर्धन। काया मतलब शरीर, प्रवर्धन मतलब शरीर में निकलना, ठीक है। तो शरीर के कौन कौन सा भाग होगा, ये जड़ होगा, तना होगा, पत्तियां होगी। तो खास करके ये किस में पाया जाता है, पौधे में, पौधे में पाया जाता है। तो कुछ पौधे में नए पौधे का निर्माण उसके कायिक भाग से होता है, जैसे जड़ से, तना से, पत्ती से, ठीक है, टहनी से, बीज को छोड़ के, ठीक है, तब इसे कहते हैं कायिक प्रवर्धन। प्राकृतिक विधियां हैं जो प्रकृति में स्वयं होता है पौधे के द्वारा, जैसे जड़ के द्वारा होता है डहेलिया में और शकरकंदी में, तने के द्वारा होता आलू में, अदरक में, उसके बाद ये पुनः खुद से ही होता है। अगर इसकी का कृत्रिम रूप देखिएगा तो गुलाब को काट के लगाते हैं, उसके बाद गन्ने को काट के लगाते हैं, वो तना ही है। पत्तियों के द्वारा होता है ब्रायोफिल्म, जिसको पत्थर चट्टा कहते हैं, उसमें पत्तियों के कोर पे कलियां आ जाती है और ये विकसित होकर नया पौधा बनता है। अब इसी का कृत्रिम रूप है कि ये नर्सरी में इंसानों के द्वारा इसका इस्तेमाल करके कैसे किया जाता है। तो बड़े पैमाने पे आज जो खेती की जाती है
किसका, फूलों का और फल का और ऑर्नामेंटल प्लांट का, सजावटी पौधे का, इसी का इस्तेमाल किया जाता है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन का ही इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, जैसे रोपण का विधि आम में किया जाता है, कर्तन गुलाब में किया जाता है, लेयरिंग चमेली में किया जाता है। और इस मेथड का इस्तेमाल करके इन पौधों को बड़े पैमाने पे उगाया जाता है व्यावसायिक लेवल पे, और उससे पैसे कमाए जाते हैं। अब है उत्तक संवर्धन। ये 100% साइंटिफिक मेथड है, ये 100% साइंटिफिक मेथड है और सबसे टेक्निकल मेथड है। इसमें टेक्नोलॉजी का, रसायन का, साइंस का इस्तेमाल होता है। उत्तक संवर्धन, उत्तक के द्वारा नए पौधे उत्पन्न करने की यह प्रक्रिया है। और आज धड़ल्ले से इसका इस्तेमाल होता है कहाँ पे, नर्सरी में, पौधशाला में, जहाँ पौधे लगाने का अलग अलग तकनीक इस्तेमाल होता है और अनेक प्रकार के पौधे लगाए जाते हैं, फिर उसको बेचा जाता है। इस विधि में शाखा के सिरे से कोशिकाएं लेकर उन्हें पोषक माध्यम में रखा जाता है और ये कोशिकाएं गुणन कर कोशिकाओं के गुच्छे, जैसे केलस कहते हैं, में परिवर्तित हो जाती है और केलस को हार्मोन के माध्यम से, ठीक है, उसमें विभेदन करके नए पौधे उत्पन्न किया जाता है, नए पौधे का निर्माण किया जाता है और पुनः उसे मिट्टी में रोपित कर दिया जाता है। और आजकल इसका धड़ल्ले से इस्तेमाल हो रहा है। इसका उदाहरण है आर्किड और सजावटी पौधे। ठीक है, आर्किड और सजावटी पौधे, इसका इस्तेमाल होता है। कायिक संवर्धन से लाभ क्या है, तो बहुत कम समय में बहुत बृहद पैमाने पर पौधा जो है इससे उगाया जाता है। ये एक तरह का हाइब्रिड टेक्नोलॉजी है। इस तरह के पौधे में बहुत सारा रेसिस्टेंस जो है गुण पाया जाता है, प्रकृति से लड़ने का क्षमता होता है, विषम परिस्थिति में भी अपने आप को जिंदा रखता है। आजकल जो सब्जियां मार्केट में आती है वो 80-90% हाइब्रिडाइजेशन का इस्तेमाल करके, पौधे डेवलप करके बनाने के बाद वो सब्जियां आती है। अब देखिए यहाँ पे कायिक प्रवर्धन के लाभ, संवर्धन के लाभ, बीज उत्पन्न न करने वाले पौधे जैसे केला, गुलाब आदि के नए पौधे बनते हैं। इसमें बीज की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि केला और गुलाब का जो पौधा है वो बीज से उत्पन्न नहीं होता, इसलिए इसकी बीज की ज़रूरत नहीं है। बीज इसके लिए एक तरह से देखिए तो अवांछित है। दूसरा, नए पौधे आनुवांशिक रूप से जनक के समान होते हैं। तीसरा, बीज रहित फल उगाने में मदद होता है। जिस फल में बीज होता है उसको खाना थोड़ा सा इच्छा के विरुद्ध हो जाता है। जैसे सेब खाना आसान है तब जब काट के दिया जाए, लेकिन उसका बीज अगर मुंह में आ जाए तो बहुत ही विकृति पैदा कर देता है मन में और हानिकारक भी है बीज शरीर के। लेकिन अंगूर खाइए मज़े मज़े से, केला खाइए उसमें बीज नहीं है। तो बीज वाला फल जो है थोड़ा सा अपने को इरिटेट करता है, तो बीज रहित फल बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, वृहद लेवल पे। पौधे उगाने का सस्ता और आसान तरीका है क्या, उत्तक संवर्धन। क्या, उत्तक संवर्धन, कायिक संवर्धन। तो ये कुछ जो टॉपिक है वो हम लोगों ने जनन में देखा। सबसे पहले हम लोगों ने जनन क्या है, जनन के क्या महत्व है, जनन के कितने प्रकार होते हैं उसको देखा। साथ ही साथ अलैंगिक जनन के जितने प्रकार है उन सबों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। कल हम लोग पढ़ेंगे लैंगिक जनन के बारे में। लैंगिक जनन क्या होता है, ये कैसे होता है, किन किन जीवों में होता है, इसका क्या लाभ है, क्या हानि है। तो चलिए कल हम लोग मिलते हैं लैंगिक जनन के साथ। तब तक के लिए आप लोगों को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।